हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपका अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो आपके लिए होगा वह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ कि जो आपको बीएसईबी द्वारा जो ए स्टेट 2023 की परीक्षा जो हुई थी, तो ए स्टेट 2023 परीक्षा भी जो हुई थी वो भी सीबीटी मोड में हुई थी, और आपको सक्षमता परीक्षा जो होनी है ये भी सीबीटी मोड में और बिहार बोर्ड यानी बीएसईबी के द्वारा ही होनी है, और ए स्टेट 2024 पुनः बिहार बोर्ड के द्वारा होने वाली है। तो यदि आप सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, चाहे 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए, 9 to 10 या 11 to 12 के लिए, किसी भी संवर्ग के लिए सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, या फिर आप ए स्टेट 2024 की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो सीबीटी मोड में ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी उसका ऑनलाइन क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है, और उसके सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। इससे जो भी साथी सक्षमता परीक्षा इस बार देने वाले हैं या फिर ए स्टेट 2024 इस बार देने वाले हैं, उनको पूरी तरह से यह जानकारी हो जाएगी कि बिहार बोर्ड बीएसईबी किस तरह से प्रश्न पूछता है, प्रश्नों का स्तर कैसा रहता है, किस किस विषय से कैसे प्रश्न उठाता है, लेवल क्या रहता है, और किस किताब कहाँ से प्रश्न उठाता है। तो सक्षमता परीक्षा की तैयारी या ए स्टेट 2024 की तैयारी करनी आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि किसी भी तैयारी के लिए होने वाले परीक्षा का लेवल और क्वेश्चन का स्तर और कहाँ से पूछा जा रहा है उसको समझना देखना जरूरी होता है, तब आप तैयारी का बेस बना पाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में सभी विषयों के बारे में इसमें मैं दिखाऊंगा कि किस स्तर से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ स्तर और लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी आपके लिए सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट और तैयारी से संबंधित वीडियो और स्टेट 2024 से भी संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो वीडियो में बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, यह जो प्रश्न है आपके सामने, यह स्टेट 2023 का है और सीबीटी मोड के परीक्षा का है। परीक्षा का बाद जब आपका परीक्षा हो जाता है उसके बाद आंसर की के रूप में इसको पीडीएफ आपको उपलब्ध होता है, और आप देख पाते हैं कि किसका आंसर क्या है, और आप मिलान कर पाते हैं कि हमारा कितना सही हुआ था। वहीं यह पीडीएफ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल का यात्री था। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा कि किस लेवल से उठा रहा है, कौन से क्लास से, कौन किताब से, और पूछने का स्तर क्या है। क्योंकि हर आयोग और एजेंसी का अपना अपना पूछने का स्तर होता है, और क्वेश्चन का संग्रह उसके पास जो होता है उसी से प्रश्न सेट किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें तो फिर है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा। तो इसका आंसर है कि अरबों से इन्होंने सीखा था दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें तो इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। अब जो है चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लें तो क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का जो सेनापति था वह कॉर्नवालिस था। इसका आंसर सी होगा। पांचवा है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वह 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर दिया है 14 जुलाई। छठा क्वेश्चन है कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। तो प्रथम स्टेट में जो है पादरी आते थे। ऑप्शन बी इसका आंसर दिया है। और मीन कैंप किसकी रचना है। तो मीन कैंप जो है हिटलर की रचना है। आठवां क्वेश्चन आप देख लीजिए कि नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था। तो नाजीवाद जो था वह समाजवाद का विरोधी था, क्योंकि पूंजीवाद और उग्रवाद इत्यादि का समर्थक था नाजीवाद। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लें तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कब गिराया गया था। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति से पहले आपको जापान पर जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, वह पहला हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा गिराया गया था नागासाकी पर। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था। तो रूस जापान युद्ध जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। एक चीज़ आप देख रहे होइएगा कि प्रश्न जो पूछा गया है, यानी यह जो प्रश्न हम आपके सामने रखे हैं यह ए स्टेट 2023 का है, और यह 9-10 के सोशल साइंस का प्रश्न है। तो आप देख रहे होइएगा कि 9-10 के इस सोशल साइंस का प्रश्न है, और प्रश्न लगातार एकदम चैप्टर वाइज हूबहू आपके 9 to 10 जो एससीईआरटी का किताब है, बिहार बोर्ड में जो किताब चलता है 9 to 10, एकदम उससे हूबहू पूछ रहा है। इसीलिए मैंने पूर्व के वीडियो में सक्षमता परीक्षा के बारे में बताया है कि आप 6 to 8 का यदि पढ़ लेते हैं तो आपको 1 to 5 वाले अगर 1 to 8 तक का पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा। 6 to 8 वाले जो सक्षमता परीक्षा देंगे वे 6 to 10
तक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, और 9 to 10 वाले 9 to 10 का पढ़ लें, और थोड़ा बहुत आपको 11-12 का पढ़ लें तो हो जाएगा, और 11-12 वाले फुल्ली डीपली 11-12 का पढ़ लें तो उनका रिजल्ट एकदम पक्का हो जाना है। और स्टेट 2024 की भी जो परीक्षा देंगे वे 9 से 10 के लिए अगर देने वाले हैं स्टेट, तो एकदम 9 से 10 का जो विषय आपका है उसको एकदम कंठस्थ कर जाइए, उसी से क्वेश्चन बनेंगे। और +2 के लिए हैं तो +2 के 11-12 के अपने विषय के प्रश्नों को एकदम कंठस्थ कर जाइए, उससे इधर उधर कुछ नहीं जाने वाला है। अब प्रश्न नंबर 11 देख लें, तो इसमें दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, तो 1914 से लेकर के और 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था तो वह चला 4 वर्षों तक, तो इसका राइट आंसर 4 वर्ष होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था, तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कर दिया था 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती को अंगूरा उत्पादन कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि ... को धान के रूप में भी जाना जाता है, तो चावल को धान के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का जो है उत्पादक में प्रथम स्थान रखता है, तो चीन जो है चावल का प्रथम उत्पादक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है, तो USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है आपको वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। 17 नंबर प्रश्न है कि इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, यानी चावल, गन्ना और मक्का, बाजरा में से किसको 1 वर्ष लगता है, तो गन्ना को 1 वर्ष लगता है। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में किसे जाना जाता है, तो रेशम उत्पादन को ही जाना जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि रेशम के कीड़े के पालन के रूप में रेशम उत्पादन ही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, तो वृक्षारोपण कृषि उसको कहते हैं। यूएनओ को किस नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2001 में जो है यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप देख रहे होइएगा कि इतिहास का भी प्रश्न एकदम 9-10 का है, आपको ज्योग्राफी का भी और पोल साइंस का भी, तीनों विषयों का प्रश्न, इकोनॉमिक्स का भी ले लीजिए तो 9-10 से ही है। तो 6 to 8 के लिए जो भी SST से हैं, सोशल साइंस के लिए हैं, या 9 to 10 जो सोशल साइंस से हैं, या 11-12 वाले भी जो आर्ट्स विषयों से हैं, वह देख लीजिए कि किस स्तर का और कैसे प्रश्न आता है। और 1 to 5 वाले जो हैं उनका भी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स इत्यादि से जो सामान्य विषय के रूप में भी 80 नंबर में आएगा, और 40 नंबर समान अध्ययन में से भी इसमें से आएगा, उसका लेवल स्तर आप देख सकते हैं। तो 1 to 5 वाले का 9 to 10 है यह, तो 6 to 8 पर भी ध्यान देके आप SCRT को पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद के प्रमुख अंग होते हैं, तो यह होता है सचिवालय का। उसके बाद प्रश्न देख लें तो 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे, तो वुडरो विल्सन के ही विचार से राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, तो इसलिए राइट आंसर वुडरो विल्सन दिया है। चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे, तो 21 अन्य और राष्ट्र संघ के सदस्य बने चार्टर सदस्यों के अलावा, राइट आंसर डी होगा। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो यह लाया गया था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है, इसमें बिना किसी मुकदमा के, बिना कुछ बताए किसी को भी उठा करके गिरफ्तार करके जेल में रख दिया जाता था। क्रांतिकारी गतिविधि को समाप्त करने के लिए काला कानून लाया गया था। 25 नंबर प्रश्न देख लें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ ऑप्शन है राज्य सत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, या वितरण प्रणाली में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का प्रारंभ कब किया गया, तो यह किया गया था 10 जनवरी 1863 ईस्वी को लंदन में पहली मेट्रो रेल चलाई गई थी, यानी भूमिगत रेल चलाई गई थी। पटना का पुराना नाम क्या है, तो देखिए कभी कभी प्रश्न जब आता है तो उसके सारे ऑप्शन को भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि पाटलिपुत्र आप देख के और तुरंत अगर ए पर ऑप्शन लगा देते तो आपका गलत हो जाता। सभी ऑप्शन को भी देखना जरूरी होता है। देखिए पाटलिपुत्र दिया है, कुसुमपुर दिया है, अजीमाबाद दिया है। जब तीनों आप देखेंगे और चौथे पर आएंगे तब ना आपको इस चीज़ की जानकारी होगी कि चूंकि यह सभी कहा गया है इसलिए उपयुक्त तीनों इसका आंसर होगा।
विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट पूरे विश्व भर में मंदी जो आई थी वह 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी आई थी। 31 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका जो है वह पुनः यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया था। यानी जो भी हानि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में उससे उबरने के लिए प्रयत्नशील अमेरिका रहा था। सार्क का मुख्यालय क्या कहाँ है? तो जो विभिन्न देशों का समूह बनाया गया है जिसको सार्क नाम दिया गया है उसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने इसकी स्थापना की थी। भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 7 देशों को लगती है। आप एकदम ध्यान से इस चीज़ को देख रहे होइएगा कि एकदम यह 9 to 10 के लिए है तो साफ हूबहू 9 to 10 से उठाया गया है। इसलिए आप जिस स्तर के लिए भर रहे हैं उसका आपको अध्ययन थोड़ा डीपली कर लेना होगा, तो आपका जो मेन पेपर है उसी में आपको अच्छे खासे अंक आ जाएंगे। निम्नांकित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? यानी ये जो देश दिया हुआ है भारत, नेपाल, मालदीव और चीन, इसमें कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क के सदस्य का याद करने के लिए हम लोग सूत्र याद किया करते थे, श्री भारत भूमि अपने बा। इस ट्रिक से सभी देशों को याद किया जाता था कि सार्क का कौन कौन सदस्य होता है। तो इसमें चीन जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? तो गिलगिट गॉर्ज जो है वह सिंधु नदी पर स्थित है। 37 नंबर प्रश्न है कि सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील जो है वह राजस्थान में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो भ्रंश घाटी से होकर जो नदी बहती है वह नर्मदा नदी बहती है। 39 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? तो गहतत का वृक्ष नहीं है, बाकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं उसमें रोजवुड भी पाए जाते हैं, सिंकोना भी पाया जाता है और अउनुस भी पाया जाता है, गहतत नहीं पाया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र हरियाणा में कम है। याद रखेंगे कि देश में वन और लिंगानुपात दोनों मामले में हरियाणा सबसे कम है। जंगली बकरी आइस बक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर बी होगा। इसी प्रकार के वन में जंगली बकरी आइस बक्स नाम की बकरी पाई जाती है। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो देखिए यह ऑप्शन पर डिपेंड करेगा जो कौन कौन देश का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कनाडा, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में से भारत से किसका जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है भारत से इस दिए गए विकल्प में। अगला है कि भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे अधिक की बात कर लेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वह अपने बिहार का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है पिदुर तालगल्ला जो है यह श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो आप भारत के नक्शा को जब ध्यान में रखेंगे तो बांग्लादेश, मणिपुर जो है बांग्लादेश को टच नहीं करता है, बाकी असम, त्रिपुरा और मिजोरम टच करता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। मापनी में हर व्यक्त क्या करता है? तो मापनी जो होता है उसमें हर का मतलब होता है कि धरातल की दूरी। निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो जो तुलनात्मक मापनी होगी उसमें किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकेगा। उनचास नंबर जो प्रश्न है यह है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा होता है 1 होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को और किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ये आपको 8वें क्लास के भूगोल में भी संसाधन चैप्टर में यह है और 9th 10th में भी इसका जिक्र है। तो देखिए हमने
यह 50 क्वेश्चन देखा जो सोशल साइंस से संबंधित थे, जिसमें हिस्ट्री भी था, ज्योग्राफी भी था और पोल साइंस भी था और इकोनॉमिक्स भी था। और आगे 50 क्वेश्चन इसमें और हैं, यानी 100 क्वेश्चन जो स्टेट का सिलेबस होता है, उस स्टेट के सिलेबस के अनुसार 150 प्रश्नों में 100 प्रश्न जो होते हैं वो आपके विषय से संबंधित होते हैं और 50 प्रश्न जो होते हैं वह सभी विषयों से मिला करके रहते हैं। तो अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा, चूंकि इसमें 50 तक ही मैं रहने देता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो एक साथ पूरा देखना बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो अगला जो इस सोशल साइंस का 50 प्रश्न बाकी रह रहा है, जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, पोल साइंस मिलेगा और इकोनॉमिक्स मिलेगा, इसका वीडियो मैं अगले जो है पार्ट के रूप में लेकर के आऊँगा। साथ ही साथ जो 50 क्वेश्चन और 100 के अलावा, यानी 150 में से तो यस 50 का अभी मैंने बनाया, 50 का अगला लेकर आऊँगा। और जो 50 बचते हैं जिसमें सभी विषय रहते हैं, उसमें जीके जीएस भी रहता है, साइंस भी रहता है, मतलब जनरल साइंस भी रहता है, मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है और शिक्षण अभिरुचि भी रहता है। तो उसको भी मैं लेकर के आऊँगा, जिससे 1 to 5 के लिए जो आपका 120 नंबर का सामान्य विषय रहेगा वे, या 6 to 8 वाले जिनका सामान्य अध्ययन 40 नंबर का रहने वाला है उनके लिए, और जो 40 नंबर 9, 10, 11, 12 यानी 1 to 12 सभी के लिए सक्षमता परीक्षा में 40 नंबर सामान्य अध्ययन रहना है। तो वहां से आपको मैं बताऊंगा कि हिंदी और रीजनिंग और जीके जीएस कैसा पूछता है बिहार बोर्ड, और साथ ही साथ स्टेट वाले भी उसको देख पाएंगे। पूरे 150 का मैं सीरीज लेकर के आऊँगा कि कैसा पूछा था, और जब आपकी परीक्षा बीतती है तो ऐसा ही आपको अपना यूजर आईडी और जो आपका कोड रहता है, पासवर्ड जब आप डालते हैं तो आपका यह डाउनलोड होता है और इस पर आपत्ति आप करते हैं। इसमें भी हो सकता है, मैंने अभी इसको क्रॉस चेक नहीं किया है, 1-2 क्वेश्चन का गलत भी आंसर होगा जिस पर आपत्ति भी किया गया था, तो उसको ध्यान अगर जाएगा तो मैं आपको अलग से कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। और ऐसे ऑप्शन आईडी रहते हैं, और यह नहीं बताता है कि आपने कौन सा इसमें आंसर किया है, आपको अपने याद रखना पड़ता है कि हम कौन इसमें मारे हुए थे, या सिर्फ राइट आंसर बताएगा तो आप परीक्षा के बाद अपना मिला सकते हैं कि कितना हुआ। आगे इस स्टेट सीरीज को और देखते रहने के लिए, और सक्षमता परीक्षा के लेटेस्ट हर छोटी बड़ी अपडेट को देखते रहने के लिए, और स्टेट 2024 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट और शिक्षा जगत से जुड़ी हर खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी सभी चीज़ आपको पीडीएफ इत्यादि उपलब्ध होते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।